चलो, जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रिवीजन एकेडमी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर से पहले हम लोगों ने क्या समाप्त कर लिया है? सिंधु घाटी सभ्यता। और उससे पहले क्या समाप्त कर लिया है? पाषाण कालीन। ये क्लास जो आपके प्री और मेंस दोनों जगह काम आने वाली है और एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से जाके। तो जो बच्चे 2022 का मेंस देने वाले हैं ये उनके भी काम आने वाली है, और जो बच्चे इन फ्यूचर क्या है अपने पास में प्री और मेंस दोनों देने वाले हैं उनके लिए भी ये काम आने वाली है। तो अपन वैदिक कल्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे फैक्चुअल डाटास भी अपन कवर करेंगे और उसके बाद में इसका मेंस का पोर्शन भी कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात समझते हैं कि हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी उसके बाद जो हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है? वैदिक संस्कृति। तो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है कल्चर, और वहां वर्ड यूज होता है हमारे पास क्या? सिविलाइजेशन। तो इन दोनों में अंतर होता है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको डीप में पढ़ने वाले हैं। हालांकि बार बार कई जगह पर सिंधु संस्कृति भी लिखा हुआ जाता है या सैंधव संस्कृति भी लिखा हुआ जाता है, तो उसमें अपने को लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल डीप में नहीं जाना है। अभी हमको बात करना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति की जो एज है वो 1500 से लेकर कहां तक जाएगी? आपके पास 1000 BC तक चली जाए, सॉरी 600 BC तक जाएगी। तो अपने पास जो वैदिक संस्कृति वो 1000 से लेकर कहां तक जाएगी? 600 BC तक चली जाएगी, 600 ईसा पूर्व तक जाएगी। अब अभी थोड़ी देर पीछे जाके देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो स्टार्ट होती है हमारे पास में कहां से? 2500 लेके 1750 BC तक जाती है रेडियो कार्बन C14 मेथड के जरिए। तो यहां से आप देखेंगे कई किताबों में 1700, कई में 1800 लिखा हुआ है। तो अगर आप जाएंगे तो हम चालू कर रहे हैं कहानी कहां से? 1500 से। तो लगभग इसके बीच में 200 से 150 साल का अंतर आ रहा है। इसका मतलब हमको जो 200 से 150 साल का एविडेंस है वो नजर नहीं आ रहा है कि कहां है, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो उसके बाद में वैदिक संस्कृति आती है, और जब वैदिक संस्कृति आ रही है तो इनके बीच में लगभग 150 से 200 साल का अंतर आ रहा है। तो जब हम ये बात करते हैं कि आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत है तो उसमें हम सबसे पहली बात तो यही देखते हैं कि यार 150 साल कहां चले गए, 200 साल कहां चले गए। तो हम लोगों ने क्या करा है, ये वैदिक संस्कृति को हम लोगों ने डिवाइड करके रखा है 1500 से लेकर 600 BC के बीच में। अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली बात तो वैदिक संस्कृति जो है वो किसके द्वारा बसाई गई थी? आर्यों के द्वारा। तो आर्यों के द्वारा जो बसाई गई संस्कृति उसी को हमने क्या बोला? वैदिक संस्कृति कहा था। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहली बात समझना, उसके बाद हम बात करेंगे आर्यों के बारे में। हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा है? हमने इसको करके रखा दो पार्ट में डिवाइड। और पहला वाला पार्ट हमारा हो जाएगा ऋग्वैदिक संस्कृति। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा? ऋग्वैदिक संस्कृति। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? ऋग्वैदिक संस्कृति, जो जाएगा हमारे पास में 1500 से लेके 1000 BC के बीच में जाएगा। कहां तक जाएगा? 1500 से लेके 1000 BC के बीच में। इसके बाद हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? उत्तर वैदिक संस्कृति की। उत्तर वैदिक काल बोल लो, उत्तर वैदिक संस्कृति बोल लो, बात बराबर ही है। ये जाएगा कहां से? ये जाएगा 1000 से लेके कहां तक? 600 BC तक। जब ये 1000 से लेके जाएगा 600 BC तक, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसके कोई एविडेंस है हमारे पास में कि भैया ये आपने 1500 से लेके जो है 1000 BC तक क्यों माना, फिर दूसरा आपने 1000 से 600 BC तक क्यों माना। तो इसके एविडेंस के तौर पे हम दो चीजें देखते हैं। साक्ष्य के तौर पे हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो अभिलेख है। साक्ष्य के तौर पे पहली बात किसकी देखेंगे? अभिलेख की। और इन अभिलेख में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कस्सी अभिलेख की। तो पहले हम बात करेंगे किसकी? कस्सी अभिलेख की। यदि हम बात करें कस्सी अभिलेख की तो कस्सी अभिलेख हमको जो है ये मिलता है 1600 BC का। ये कब का मिलता है? 1600 BC का। और ये कहां मिलता है? इराक से। और यहां इस अभिलेख में यह कहा गया है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां आई थी? भारत आई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आर्यों के द्वारा जो बसाई गई संस्कृति है उसी को हमने क्या बोला? वैदिक संस्कृति। तो कस्सी अभिलेख में यह कहा गया कि ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां गई? भारत आ गई। और इसकी जो अपने को डेट मिल रही है वो क्या मिल रही है? 1600 BC। दूसरा जो हमारे पास मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है? बोगासकोई अभिलेख। दूसरा अभिलेख क्या मिल रहा है? बोगासकोई अभिलेख। तो अगला वाला जो अभिलेख है बोगासकोई अभिलेख वो हमको कहां से मिल रहा है? वो हमको मिल रहा है 1400 BC का। बोगासकोई अभिलेख हमको कब का मिल रहा है? 1400 BC का। जब बोगासकोई हमको 1400 BC का मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम लोग बात करें इस बोगासकोई अभिलेख में हमारे पास एक कबीला हुआ करता था, मितन्नी कबीला। और एक कबीला कौन सा था हमारे पास? खत्ती कबीला। तो मितन्नी कबीले और खत्ती कबीले के बीच में संधि का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? संधि का उल्लेख मिलता है। और जब मितन्नी कबीले और खत्ती कबीले के बीच में जो संधि का उल्लेख मिल रहा है इसमें एविडेंस के तौर पे, गवाह के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे हम किसको रखते हैं? वरुण, है ना,
नासत्य मतलब अश्विन, और मित्र हो जाएगा और इंद्र। तो इसका मतलब यह है कि इन सब लोगों को एविडेंस के तौर पे रखा गया है। तो हम ये मानते हैं कि भैया जो बोगास को ये भी लेके उससे भी किसकी जानकारी मिल रही है, ऋग्वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती हुई नजर आती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये 1600 बीसी का है और ये 1400 बीसी का है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ऋग्वैदिक काल जो है या वैदिक संस्कृति जो है लगभग 1500 बीसी के आसपास या 1500 ईसा पूर्व के आसपास बसाई गई होगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसका जो एंडिंग पॉइंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यार 1000 बीसी हम क्यों लेके चले, तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो 1000 बीसी हम लेके चल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है सबसे बड़ा कि 1000 बीसी के आसपास आते आते हमको लोहे के साक्ष्य मिलते हैं और लोहे के एविडेंस मिलते हैं। तो लोहे के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा। कहां से मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा। तो लोहे के साक्ष्य जो हमको मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं, अतरंजी खेड़ा से। तो हमने एंडिंग पॉइंट मान लिया कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को या आर्यों को, ऋग्वैदिक आर्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और इसकी जानकारी हमको मिलती कहां से, वो मिलती है अतरंजी खेड़ा से लोहे का। तो इसीलिए हमने इसका एंडिंग पॉइंट क्या मान लिया, 1000 बीसी मान लिया। दूसरी बात है, तो इसका शुरुआती टाइम हमने क्या माना, 1000 बीसी माना। तो उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था, उनको आयरन के बारे में नॉलेज था, लोहे का ज्ञान था। अब बात करते हैं कि सर इसका एंडिंग पॉइंट 600 बीसी क्यों माना। तो इसका एंडिंग पॉइंट 600 बीसी मानने के पीछे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बारे में जो हमको जानकारी मिल रही है वो कब मिल रही है, 600 बीसी के आसपास की मिल रही है। तो हमने इसका एंडिंग पॉइंट क्या मान लिया, ये मान लिया। दूसरी बात, अगर हम बात करें अगले एविडेंस के बारे में, तो अगले एविडेंस के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी या ऋग्वैदिक जो काल था वहां पर हम यूज करते थे काले प्लस लाल मृदभांड। क्या यूज करते थे, काले प्लस लाल मृदभांड। तो हमने एक दूसरा और एविडेंस लेके रखा कि यहाँ काले और लाल मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता। दूसरा इधर की बात करें तो जो अपने पास में उत्तर वैदिक काल था इसमें हम किसका यूज करते थे, धूसर चित्रित मृदभांड, है ना। और यहां पर जो लोगों को क्या है, लोहे का ज्ञान नहीं था और यहां पर लोहे को ज्ञान था। तो ये दो एविडेंस हम लेके चलते हैं कि हम जो लेके चल रहे हैं 1500 से लेके 600 बीसी तक, और इनको दो पार्ट में डिवाइड करा है, 1500 से लेके 1000 और 1000 से लेके हमने डिवाइड किया कहां तक, 600 तक। ये बात क्लियर हुई इन दोनों एविडेंस को। अब ये जो संस्कृति बसाई गई थी ये किसके द्वारा बसाई गई थी, आर्यों के द्वारा। ये संस्कृति किसके द्वारा बसाई गई थी, आर्यों के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो हमको आर्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति बसाई किसके द्वारा गई है, आर्यों के द्वारा। अगर ये संस्कृति आर्यों के द्वारा बसाई गई है तो पहली बात हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि आर्य क्या है। तो सबसे पहली बात तो आर्यों का जो हमको इतिहास पता चलता है, आर्यों का जो हमको इतिहास पता चल रहा है वो किससे पता चल रहा है, वो पता चल रहा है वेदों से। तो आर्यों का जो इतिहास हमको पता चल रहा है वो किससे पता चल रहा है, वेदों से। तो आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, वेदों से। दूसरी बात, आर्य क्या है, एक भाषा सूचक शब्द है। कैसा शब्द है, भाषा सूचक शब्द। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है, श्रेष्ठ या कुलीन। तो भाषा सूचक शब्द है और इसका मतलब क्या निकल के आता है, श्रेष्ठ या कुलीन। भाषा सूचक शब्द है और इसका मतलब क्या निकल के आता है, श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य एक भाषा सूचक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है क्या, श्रेष्ठ या कुलीन। दूसरे की बात करें, जो हमारे पास क्लासिकल संस्कृति है या हमारे पास क्लासिकल संस्कृत है, उसमें हम लोग यदि बात करें क्लासिकल संस्कृत में, तो इसका मतलब क्या बताया गया, आर्य का मतलब बताया गया एक उत्तम व्यक्ति। बोलो जल्दी से। तो आर्य का मतलब क्या बताया गया, एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अगर हम लोग बात करें आर्यों का लिपि का ज्ञान था क्या, तो इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो लिपि का नॉलेज इनको नहीं था। दूसरी बात, यदि हम बात करें ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है 36 बार उल्लेख हुआ है। तो आप याद रखना, आर्यों से कोई भी 36 का आंकड़ा नहीं लेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ऐसे करके याद रखना। बात समझ में आई क्या। तो लिपि का ज्ञान नहीं था, इतिहास हम पढ़ चुके हैं, भाषा सूचक शब्द हम पढ़ चुके हैं, क्लासिकल संस्कृति पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद। इनके द्वारा जो बसाई गई संस्कृति आर्यों के द्वारा, वो कैसी संस्कृति थी, वो संस्कृति थी कैसी, ग्रामीण। और कैसी संस्कृति थी, पितृसत्तात्मक। और कैसी संस्कृति थी, पितृसत्तात्मक। बोलो जल्दी से। तो आर्यों के द्वारा जो कल्चर बसाया गया था वो कैसा था, ग्रामीण और कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। अब यदि बात करें इनके निवास की,
तो सर्वप्रथम इनका जो निवास जो माना गया है वो पंजाब के आसपास का क्षेत्र माना गया है। बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। तो पंजाब या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, पंजाब और अफगानिस्तान वाला बेल्ट है, उसके आसपास का क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये आपको कंपाइल करके पता होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कभी किसी एग्जाम में प्री में नहीं बना हुआ, सारे क्वेश्चन प्री एग्जाम में बने हुए हैं। ये बहुत अच्छे से अपने को ध्यान रखने वाली बात है। मेन से यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। चलिए अब यदि हम आगे बात करें, आगे की यदि हम लोग बात करते हैं, आगे इनके मूल निवास को लेकर के क्या चीजें हैं, तो आर्यों का मूल निवास क्या था, ये बात अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आर्यों के मूल निवास को लेकर के जो बातें की जाती है, उसमें सबसे पहली बात हम लोग बात करें, सबसे पहली बात होती है किसकी, सप्त सैंधव प्रदेश की। सबसे पहली बात किसकी होगी, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किसने कहा था, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने, तो और संपूर्णानंद के द्वारा, और किसके द्वारा की गई थी, संपूर्णानंद के द्वारा। तो पहली बात तो डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी का यह कहना है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो कहां था, सप्त सैंधव प्रदेश में। अभी देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है। दूसरी बात हम करें तो अगली बात ये बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। अगले बंदे आते हैं और बोलते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कौन बोल के जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। बीजी तिलक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में बीजी तिलक के द्वारा यह बात बताई गई है, क्या बात बताई गई है, कि इनका निवास स्थान क्या था, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। आगे और हमारे पास आएंगे तिब्बत। तिब्बत बता के कौन जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। पक्की बात है, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये कहा गया, और इनकी पुस्तक कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि हम जब इथिक्स पढ़ेंगे तो अपने पास में दयानंद सरस्वती हमको नजर आएंगे, तो वहां पर हम पढ़ेंगे इनके द्वारा पाखंड खंडनी पताका लहराई गई थी। और इन्होंने फोकस किया जाता था किस पे, स्वदेशी, स्वधर्म, इन सब चीजों पे फोकस किया, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, इन सब चीजों पे फोकस किया इन्होंने, है ना, ये ध्यान रखना। तो तिब्बत से बताई गई है। अगले की बात करें तो यूक्रेन बता के चले जाता है। यूक्रेन कौन बताता है, गार्डन चाइल्ड जो है क्या बताते हैं, यूक्रेन बता के जाते हैं। गार्डन चाइल्ड के द्वारा जो है क्या बताया गया, यूक्रेन बताया गया। आगे की यदि हम लोग बात करें, अगला जो हमारे पास आता है वो आता है भूमध्य सागरी, है ना, भूमध्य सागरी, है ना, मध्य एशिया या भूमध्य सागरी की बात करें, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मध्य एशिया, मिड एशिया, सॉरी सेंट्रल एशिया, है ना। तो मध्य एशिया के आसपास बता के चले गए कौन, मैक्स मूलर। और ये सबसे ज्यादा मान्य एविडेंस है, क्या मान्य एविडेंस है, मैक्स मूलर के द्वारा, है ना। तो मैक्स मूलर के द्वारा। तो भूमध्य सागरी किसने बताया है, भूमध्य सागरी, या हम बोले मध्य एशिया तो ज्यादा सही रहेगा, भूमध्य सागरी से ज्यादा बेटर है मध्य एशिया कहना, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो मध्य एशिया जो है, सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया किसने बताया है, मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है। ये अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। तो सेंट्रल एशिया मैक्स मूलर ने। और एक बात ये एविडेंस के तौर पर बताते हैं कि जो ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था, ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था या जैंद अवस्था, है ना, ईरानी ग्रंथ जैंद अवस्था या जिंद अवस्था, और ऋग्वेद, इन दोनों में क्या है, समानता है। तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था और ऋग्वेद में इन्होंने क्या बताई है, समानता बताई है। तो ईरानी आर्यों की एक शाखा कहां से आई थी, भारत आई थी, ये बात भी बताते हैं। तो ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था और ऋग्वेद में अत्यधिक समानता होती है। तो मैक्स मूलर के द्वारा जो बताया गया है कि मध्य एशिया ये सर्वाधिक मान्य मत है, ये अपने को ध्यान रखना। तो मध्य एशिया जो मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है ये सर्वाधिक मान्य मत है, ये अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये जो अपने पास में जिंद अवस्था की हम लोग बात करने का काम कर रहे हैं, तो जिंद अवस्था में जैसे ऋग्वेदिक देवता इंद्र हो गए, वायु हो गए, मित्र हो गए, असुर हो गए, सॉरी हाँ, इनको ईरानी ग्रंथ में क्या कहा गया, इंद्र कहा गया है, वायु कहा गया, मित्र कहा गया और अहूर मजदा कहा गया है। दैट मीन्स जो ऋग्वेदिक देवता थे उनका उल्लेख जिंद अवस्था में भी दिखाई देता हुआ नजर आता है। ये बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर हो गया। तो यहां हमने बात क्या की कि भैया इनका मूल निवास क्या था, और मूल निवास कोई सप्त सिंधु, कोई उत्तरी ध्रुव, कोई तिब्बत, कोई यूक्रेन, कोई मध्य एशिया, और मध्य एशिया इनमें सबसे सर्वाधिक मान्य मत है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। अब यहां हम लोग बात करें कि जो ऋग्वेदिक काल के निवासी लोग थे उनका एरिया कहां तक था, और उत्तर वैदिक काल का भी एरिया हम साथ साथ में देखते चलेंगे।
तो ऋग्वैदिक काल का जो एरिया आएगा वो आएगा हमारे पास में कहाँ, हिमालय पर्वतमाला। वो कहाँ जाएगा, हिमालय। तो हिमालय जो है इसको क्या कहा जाता था, इसकी चोटी को मुंजवत, और यहीं से आर्य क्या करते थे, सोमरस प्राप्त करते थे। तो यहीं से क्या आर्य करते थे, सोमरस प्राप्त करते थे। और यदि हम नीचे चले जाते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आएगी, अरावली पर्वतमाला। और यदि इधर जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यमुना नदी। और इधर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी निवास की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वतमाला, जबकि दक्षिणी सीमा अरावली पर्वतमाला, पूर्वी सीमा यमुना नदी और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान डिसाइड हो चुकी थी। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक आर्यों की, तो उत्तर वैदिक आर्यों के द्वारा बात करें तो उत्तर वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो कहां था, हिमालय उत्तर में। नीचे की बात करें तो नीचे कहां तक आ जाएंगे, नर्मदा नदी तक। और अगर पूर्व की बात करें तो कहां तक चले जाएंगे, गंडक नदी तक। और यदि पश्चिम की बात करें तो कहां तक जाएंगे, अफगानिस्तान। अब ध्यान देना, ये जो गंडक नदी की बात कर रहे हैं इसमें अपने को एक कथा मिलेगी, कौन सी, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में कौन सी कथा मिल रही है, विधेत माधव की कथा। विधेत माधव की कथा में गौतम राहुगण अपने साथ क्या लेके जाते हैं, अग्नि। और गंडक नदी तक आते आते अग्नि क्या हो जाती है, उनकी बुझ जाती। इसीलिए माना गया है कि इनकी जो पूर्वी सीमा है वो कहां है, गंडक नदी। तो ये गंडक नदी वाला जो साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, वो कहां मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा है, विधेत माधव की कथा। ये क्लियर हुआ क्या। तो अपने को उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो अपने पास में पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, ये पता है। अब जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो तो हम ये देखेंगे कि भैया जो हमारे पास में नर्मदा नदी के आसपास किसके साक्ष्य मिल रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के। न सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, न ऋग वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले, तो मिले किसके हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बात करते हैं सप्त सेंधो प्रदेश वगैरह की, जो हम लोगों ने बात की थी, है ना। तो सप्त सेंधो प्रदेश की बात कर लेते हैं। सप्त सेंधो प्रदेश में जो नदियां हैं, कौन कौन से प्रकार की नदियां हैं वो पहले देख लेते हैं सप्त सेंधो प्रदेश में। तो सबसे पहले तो हमारे पास नदी आएगी कौन सी, सिंधु। और जो सिंधु नदी है इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, है ना, हिरण्य नदी। और हिरण्य नदी इसको क्यों जानते थे, इसके आर्थिक महत्व के कारण। इसका मतलब, इसको हिरण्य का मतलब है सोना देने वाली नदी। लेकिन ध्यान रखना, सोने का मतलब एग्जैक्टली सोना नहीं होगा। इसका मतलब निकल के आएगा कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर का। इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो कैसा था, उपजाऊ था। तो सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्य कहा गया है। प्राचीन काल में इसको क्या कहा गया है, हिरण्य नदी कहा गया। सप्त सेंधो प्रदेश की दूसरी नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी की यदि हम बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता था, माते तमा, देवी तमा, और उसके बाद में नदी तमा। तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से इसको जाना गया है। तो अपने को ध्यान रखने वाली बात है, इसको माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से जाना गया है। और सबसे पवित्र नदी, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। याद रखना, भूल मत जाना, सरस्वती माता जी से याद रख सकते हैं, पवित्र। और सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु, क्योंकि अपने आर्थिक महत्व के कारण। बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये हो गई अपने पास कौन सी नदी, सप्त सेंधव प्रदेश वाली नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जे चे रापसू। देखो सिंधु और सरस्वती तो याद रह जाएगी, इसको याद रखना कैसे, जे चे राव सु। तो अपने को याद कैसे रखना है, जे चे राव सु। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ठीक है, याद रह जाएगा, जे चे राव सु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब यदि हम बात करें झेलम, तो झेलम का प्राचीन नाम क्या मिलता है, वितस्ता। कभी भूल जाओ तो याद कैसे रखोगे, पिस्ता खाने वाले लोगों को हम झेल नहीं सकते क्योंकि वो पिस्ता खा रहे हैं सिर्फ। आगे बात करें चेनाब, तो चेनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। अगर चेनाब के प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। अब याद ऐसे रखना, अश्विन नाव में बैठ के घूमने जाएगा, ऐसे करके याद रखना। अगले की बात करें रावी, तो रावी को पुराने नाम से क्या जाना जाता, परशुनी नदी के नाम से। परशुनी मतलब गर्म जल देने वाली। और परशुनी या रावी नदी के किनारे दसराग युद्ध भी हुआ है, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। बात क्लियर हुई। चलो आगे बात कर लेते हैं व्यास नदी की। तो व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता, विपाशा। तो इसको याद कैसे रखोगे, विपाशा बसु की प्यास, ऐसे कह करके याद रखना। विपाशा बसु को बहुत प्यास लगती है। उसके बाद आते हैं सतलज, तो सतलज को किस नाम से जाना जाता था, शतुद्री के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद यदि हम बात करें भारत से बाहर की बात करें तो हालांकि पाकिस्तान में भी है ये वाली। अब अफगानिस्तान में जो बसी थी वो पहली नदी कौन सी है? काबुल। काबुल, काबुल को पुराना नाम क्या है? कुरुम्बा। इसके बाद में दूसरी नदी कौन सी आ जाएगी अपने पास? कुर्रम। कुर्रम को क्या बोला उन्होंने? क्रुमू। बोलो, तो ये दोनों नदियां कहां थी? अफगानिस्तान में थी। काबुल हो गई जिसको हम कुरुम्बा के नाम से जानते हैं, कुर्रम हो गई जिसको हम क्रुमू के नाम से जानते हैं। ये नदियों के प्राचीन नाम हैं। आगे बात करें, अगर भारत की बात करें तो यहां पर हमारे पास कौन सी नदी आएगी? गंडक। गंडक को हम किस नाम से जानते हैं? सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है शुद्ध या हमेशा जल देने वाली, हमेशा बहने वाली, ठीक है। उसके बाद बात करें घग्गर की, तो घग्गर को किस नाम से जाना जाता था? द्रस धतुई के नाम से जाना जाता था। ये वाली नदी अपने को कहां मिलेगी? ये गंडक नदी सॉरी घग्गर नदी हो जाएगी और द्रसदती। उसके बाद में अपने पास एक नदी मिलेगी पाकिस्तान में, कौन सी? गोमती। गोमती को किस नाम से जाना जाता था? गोमल के नाम से जाना जाता था। और एक नदी और कौन सी मिलेगी? स्वात। इसको किस नाम से जाना जाता था? सुवातु। ये दोनों नदियां कहां मिल रही है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये दोनों नदियां कहां मिल रही है अपने को? पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। याद रह जाएगा? नहीं रहेगा। स्वात हो गई और गोमती हो गई, दोनों कहां दिखाई दे रही है? पाकिस्तान में। क्रुभू और कुंभा कहां दिखाई दे रही है? अफगानिस्तान में। बोलो, तो ये बात समझ में आ गई नदियों के बारे में। ये हमने बेसिक जानकारी देख ली। ऋग्वैदिक काल में धन्व जो है इसका क्या मतलब निकल के आता? तो धन्व का मतलब था क्या? मरुस्थल। गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? एक बार। तो ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? एक बार। जबकि यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ? 3 बार। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी, जो फैक्चुअल डाटा हम लोगों ने देखा, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना। और आर्यों का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 36 बार। तो आज की कहानी अपन यहां समाप्त करते हैं, क्योंकि अब ये जो बेसिक जानकारी, मतलब एकदम बेसिक जानकारी, एकदम फैक्चुअल डाटा, पूरा हम लोगों ने फैक्चुअल डाटा पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमको जो चीजें पढ़नी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लंबा लेक्चर अपने को नहीं लेके जाना, ठीक है। तो अभी जितनी भी बेसिक जानकारी पढ़ी है ये सारी फैक्चुअल जानकारी आपको प्री में काम आएगी। खुदा ना खास्ता कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो वो आपको वहां पे काम आ जाएगा। हालांकि यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई अभी तक नहीं बना हुआ, हम क्वेश्चन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।